स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। जैसा कि विगत चैप्टर में भारत के भौतिक प्रदेश के दो पार्ट दिए गए। पहला पार्ट हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पार्ट बृहद मैदान का। आज उसी के अंतर्गत तीसरा पार्ट हम देखेंगे, जिसका नाम है दक्षिण का पठारी भाग। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं। हमारा प्रयास परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स देने का है, जो परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं दक्षिण के पठारी भूभाग को। सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को देखें। इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। आर्कियन युग, समय काल देखें 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 4 बिलियन वर्ष पूर्व जब धरती ठंडी हो रही थी, ठंडी होने के बाद जब ऊपरी परत का निर्माण हो रहा था, यह पठार उस समय का निर्मित माना जाता है। अब इसके विस्तार को देखें, ये कहां से कहां तक विस्तृत है। आरेख के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से इसको देखा जाएगा। इसका विस्तार अरावली पर्वत से प्रारंभ होकर के शिलांग पठार तक है। शिलांग पठार यहाँ पर शो किया गया है। इसके मध्य के जो प्रमुख पठारी हिस्से हैं वह अरावली से लेकर के विंध्याचल पर्वत, कैमूर पहाड़ियाँ, राजमहल और एट लास्ट शिलांग पठार या मेघालय पठार के रूप में है। तो यह इसकी उत्तरी सीमा हो गई। उत्तरी सीमा पर ये मौजूद पहाड़ियां हैं। अब इसके बाद दक्षिण में ये कहाँ तक विस्तृत है? दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो इसका सामान्य विस्तार देखा गया। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के कुछ महत्वपूर्ण भूभाग बताए गए हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रमुख पर्वत श्रेणियों का है और दूसरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का है। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियों को या प्रमुख पर्वत वाले भागों को देखा जाएगा। इसके अंतर्गत है पहला अरावली पर्वत, जैसा कि चित्र में यहाँ पर शो किया गया है। अरावली पर्वत, इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद तक माना गया है और यह भारत का सबसे प्राचीनतम मूढ़धार पर्वत माना जाता है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। तो यह अरावली पहाड़ी पहले यहाँ पर देखा गया। अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुरु शिखर किस पर्वत का उच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। इसके बाद दूसरा देखें विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत यहाँ पर आरेख के जरिए, एक लाइन के जरिए यहाँ शो किया गया है। यह पर्वत श्रृंखला बिहार से गुजरात तक विस्तृत है। बिहार से गुजरात तक विस्तृत है। यह ऐसा पर्वतीय भूभाग है जो भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में। तो यह जानकारी योग्य है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सा पर्वत भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करता है। तो जानकारी के लिए विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत श्रेणी तो बिहार से गुजरात तक विस्तृत है। इसके बाद है तीसरा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार राजपीपला से लेकर के छोटा नागपुर तक है। ये छोटा नागपुर यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार है सतपुड़ा पर्वत का। इसकी सर्वोच्च चोटी ही जो है वो धूपगढ़ है। धूपगढ़ परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया धूपगढ़। इसके बाद नंबर आता है पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर आकलित की गई है। यह कुछ विद्वानों का इसके लिए मानना है कि यह पर्वत के रूप में है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कगार के रूप में है। तो प्रायः संरचनात्मक दृष्टि से इसको कगार ही माना गया है।
यह ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है, खड़कागार के रूप में है। इसे सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है। इसी हिस्से में थाल घाट, भोर घाट, यहाँ पर आरेख के जरिए शो किया गया है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये दर्रों के नाम हैं, और सेन कोटा ये दर्रे यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, उनके मिलन भाग पर या उनके मिलने वाले केंद्र पर नीलगिरी पर्वत, यहाँ देखें नीलगिरी पर्वत स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। दोदा बेटा सर्वोच्च चोटी नीलगिरी पर्वत की यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद उसके दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी स्थित है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई के क्रम में सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी सबसे दक्षिण में, और उसके बगल में दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की। अब दर्रों के उत्तर और दक्षिण क्रम को देख लिया जाए। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हम चलते हैं तो सबसे पहले सेनकोटा दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा, उसके बाद भोरघाट दर्रा, उसके बाद थालघाट दर्रा का क्रम आएगा। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलते हैं तो पहले थालघाट दर्रा, फिर भोरघाट दर्रा, उसके बाद पालघाट और एट लास्ट सेनकोटा दर्रा देखने को मिलेगा। तो यह पश्चिमी घाट और सह्याद्री के अंतर्गत संक्षिप्त जानकारी दी गई। अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत के रूप में यह जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी 615 मीटर बताई गई है। इस भूभाग की सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम है और यह भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा, जिसकी चौड़ाई 1090 किलोमीटर है, 190 किलोमीटर है, और इसका दक्षिणी भाग कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई 90 किलोमीटर है। अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर यदि चला जाए तो उत्तरी भूभाग ज्यादा चौड़ा होगा और दक्षिणी भूभाग कम चौड़ा होगा। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय पठारी भाग का पहला हिस्सा यहाँ पर पर्वत श्रृंखला के रूप में, पर्वत के रूप में देखा गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ अन्य पठारी भूभाग भी स्थित हैं, इनको देखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू पहला है। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर आरेख के जरिए शो किया गया है। यहाँ से तप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक यह डेक्कन प्लेट्यू विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मेघालय पठार यहाँ पर शो किया गया है। इसका दूसरा भाग है। कभी किसी दौर में यह भारत के मुख्य पठारी भूमि से लगा हुआ था, किंतु बंगाल की खाड़ी के बन जाने के कारण यह मुख्य भूमि से अलग हो गया और यह मेघालय पठार या शिलांग पठार के रूप में जाना जाता है। यहाँ बे ऑफ बंगाल को शो किया गया है और जिसके जरिए ये अलग होता है उसको मालदा गैप कहते हैं। तो मालदा गैप के कारण यह भूभाग अलग हो गया। इसके बाद कच्छ प्रायद्वीपीय पठार। कच्छ प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर शो किया गया है। ये गुजरात के अंतर्गत आता है। यहाँ कच्छ का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद छोटा नागपुर पठार, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के रूप में जिसे जानते हैं, भारत का सबसे सर्वाधिक खनिज बाहुल्य और खनिज संपन्न क्षेत्र, तो छोटा नागपुर पठार। इसके बाद मालवा पठार, यह अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मौजूद है, मालवा पठार। इसके बाद बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार को देखें, यहाँ पर ये आरेख के जरिए शो किया गया है बुंदेलखंड पठार को। और सबसे लास्ट में इसका एक हिस्सा और है दंडकारण्य पठार। ये दंडकारण्य पठार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। पुराणों में, महाकाव्यों में, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में, रचनाओं में दंडक वन का उल्लेख मिलता है। ये वही क्षेत्र है जो आज दंडकारण्य के रूप में जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के ये 2 पार्ट
बताए गए जो काफ़ी परीक्षोपयोगी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। यदि इनको बारीकी से देखा जाए तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या इसका कुछ महत्व भी है, इस पठारी भूभाग की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम देखते हैं। महत्व, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। इस भूभाग में विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। भारत का रूर। भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूर प्रदेश में कोयला और लोहा की प्रचुरता पाई जाती है। कोयला और लोहा, यह दोनों संसाधन ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या औद्योगिक स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो भारत का रूर प्रदेश, ये छोटा नागपुर का पठारी भाग जाना जाता है। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के रूप में भी जानते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। तो परीक्षा के लिए यह उपयोगी शब्द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के रूप में किसे कहते हैं या भारत का रूर किसे कहते हैं, तो ये दोनों के लिए एक ही उत्तर छोटा नागपुर पठार के रूप में है। तो विविध प्रकार के खनिज, अभ्रक, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, चूना पत्थर आदि विविध प्रकार के खनिज इस पठारी भूभाग में भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। तो पहला आपने देखा खनिज संसाधन के रूप में, दूसरा नदियां एवं प्रपात। नदियां व प्रपात। दक्षिण भारत में कई नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के किनारों पर या इन नदियों के समीपवर्ती भागों में भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कुछ प्रपातों के समीप भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रपात महत्वपूर्ण हैं, जैसे जोग प्रपात। यह ऐसा प्रपात है जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा धुआंधार प्रपात और भी कई प्रपात ऐसे हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक पूरे वर्ष भर आवागमन करते रहते हैं। तो नदियों और प्रपातों की दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसके बाद तीसरा है वनस्पतियों के अंतर्गत यहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे साखू, सागौन, चंदन, आबनूस, रबर इत्यादि यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो जिसके कारण यह भूभाग संपूर्ण विश्व में विश्व पटल पर जाना जाता है या दृश्य होता है। इसके बाद मसाले। विविध प्रकार के मसालों के लिए यह दक्षिण का भूभाग काफी प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। नारियल के साथ साथ केला का उत्पादन साउथ में जाने पर, कन्याकुमारी की तरफ ट्रेन से बढ़ने पर केले के बड़े बड़े बाग देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े खेत देखे जा सकते हैं, नारियल के बड़े बड़े बाग देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर काजू का भी बम्पर प्रोडक्शन होता है, कहवा का प्रोडक्शन होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगी खाद्य फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। तो मसालों के लिए यह भूभाग जाना जाता है। इसके बाद पर्यटन के रूप में इस भूभाग में कई पर्यटन केंद्र मौजूद हैं जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। इन सब में सर्वाधिक प्रसिद्ध ऊटी या ऊटक मंड है, जो विश्व सहित संपूर्ण भारत के पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र बना रहता है। महाबलेश्वर के साथ साथ और भी कुछ ऐसे हिस्से हैं, कई हिस्से इस प्रकार के हैं जहां पर पर्यटक जाने के लिए पूरे वर्ष भर लालायित रहते हैं। तो पर्यटन हेतु भी यह पठारी भाग या पठारी भूभाग जाना जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण के पठारी भाग के दो पार्ट यहाँ पर देखे गए, एक पार्ट पर्वत का, दूसरा पार्ट प्रायद्वीपीय पठार का। इन दोनों में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी विशेषताएं समाहित हैं।
भारतीय दृष्टिकोण से यह भूभाग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी इस भूभाग को इतनी संपन्नता के बावजूद भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास संभव नहीं हो सका है, जिसका प्रमुख कारण एक तो भाषाई और सांस्कृतिक अंतर है। दूसरा, सरकारों की राजनीतिक गतिविधियां, सरकारों के राजनीतिक दृष्टिकोण भी यहाँ पर समग्र विकास हेतु कम जिम्मेदार पाए गए हैं या कम उत्तरदायी देखे गए हैं। भारत के भौतिक प्रदेश का एक और चरण छूट रहा है, जिसे अगले चैप्टर में देखा जाएगा या अगले दिन उसको देखा जाएगा। वह है समुद्र तटीय भूभाग और द्वीप समूह। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।